हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, सामाजिक अध्ययन का ये क्लास नंबर पहला है। आप लोग का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर आप जो शिक्षक सहायक शिक्षक सीजी टेट की तैयारी करवा रहे हैं उसमें टेस्ट के साथ कुछ एमसीक्यू भी आप करवा रहे हैं 9 PM में, तो साथ में थ्योरी करा दीजिए करके थोड़ा सा जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो करके। तो वही सबको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आपके मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने सिलेबस में देखेंगे तो इकाई 3 में है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य करके है और गुप्त साम्राज्य। तो पहले मौर्य साम्राज्य करेंगे फिर गुप्त साम्राज्य करेंगे। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जितने लोग भी नहीं किए होंगे, और क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि क्लास स्टार्ट करें सब एक बार एक साथ जुड़ जाए। ठीक है, देखिएगा, अब आप लोग सिलेबस देखे होंगे। ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सीजी टेट के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है। जो ये सिलेबस देख रहे हो आपका सीजी टेट में आपका 60 नंबर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन में कवर होता है। शिक्षक बैच में 20 नंबर में है और आपका सहायक शिक्षक बैच में 10 नंबर में आपका सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इन सब टॉपिक को शामिल किया जाता है। सिलेबस देखेंगे, भारतीय समाज का ये सब का टेस्ट हो चुका है हमारे बैच में। आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट वाइज टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें लगातार आपको हम लोग एक एक टॉपिक वाइज आपको टारगेट दे के वो हर सुविधाएं दे रहे हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 अध्याय हम लोगों ने उसमें ख़त्म कर चुका है। इसके एमसीक्यू क्लास लिया था और इसके भी एमसीक्यू क्लास लिया था, लेकिन अब कुछ लोगों का बोलना था कि सर कुछ थ्योरी भी करा दीजिए जो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य एक ऐसा टॉपिक है जो अथाह समुद्र जैसे भरा पड़ा है। बहुत सारे बुक हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि पढ़े क्या, कितना पढ़े। क्योंकि आप सभी को ध्यान दीजिएगा, मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको इतिहास में मौर्य साम्राज्य में पीएचडी नहीं करना है, ना ही हम सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं जो हमको लिखना है। ठीक है, हम तैयारी किसका कर रहे हैं, सीजी टेट का कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का कर रहे हैं। हमको उसी लेवल पे ध्यान में रखकर वन वर्ड के फॉर्म में ही हमको इसको कंप्लीट करना है, वही पॉइंट को कंप्लीट करना है जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको समझाना था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है करके। तो इसीलिए मैं एक क्लास लेके आया हूँ, तो अंतिम तक बने रहिएगा, पूरा क्लास देखिएगा, कोई भी मिस मत करिएगा। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक इतिहास, प्रशासक, भारतीय संस्कृति प्रति उनके योगदान। ठीक है, इतने सारी चीज़ें आपको मौर्य साम्राज्य में पढ़नी है। गुप्त साम्राज्य में भी यही चीज़ें पढ़नी है, राजनीतिक इतिहास, प्रशासक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, विश्व भारत में उसके सांस्कृतिक संबंध क्या थे, ये सबको पढ़ना है। तो ये पूरा हम लोग करेंगे क्लास में। आज नहीं होगा तो आज और कल 2 दिन में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपका टेस्ट जो मौर्य साम्राज्य का आपका शिक्षक बैच में टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट नंबर 3 है, वो आपका 30 तारीख को रखा गया है। 2 दिन आपको समय दिया गया है, क्योंकि 2 क्लास अभी मैं लेने की कोशिश करूँगा आज और कल। ठीक है, तो 2 क्लास हो जाएगी और उसके बाद आप लोग टेस्ट दीजिएगा अपना पढ़ के, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरे को पूरा उम्मीद है। आप लोग भी मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते, बस आपको सिलेबस दिखाना था, पढ़ के आ रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ समझना है। जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, अभी तक सोच रहे हैं यूट्यूब में देख ले रहे हैं, काम चल जाएगा, तो आप लोग धोखा में रहिएगा, लास्ट में आपको गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऐसे में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप हर टॉपिक को जहाँ से भी पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, उसका आकलन जरूर करें समय रहते कि आप जो पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा, शिक्षक भर्ती सीजी टेट इसी के साथ फ्री है, सीजी टेट का पैसा नहीं ले रहे हैं। तो सहायक शिक्षक केवल 699, शिक्षक 799, सहायक शिक्षक 1299। ये पूरा आपके जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए फीस है ना, चाहे साल भर लगे। चलेगा, अब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, बार बार पछतावे से बेहतर है इस बार जी जान लगाकर तैयारी हमारे साथ कर ली जाए। ठीक है, चलेगा, तो आप लोग चाहो तो अपना नोट्स निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा आपके नोट्स में इसी पैटर्न में दिया है कि नहीं, इसी लेवल में दिया है कि नहीं, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। उसका लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा ये टॉपिक खत्म होने के बाद। ठीक है, तो चलेगा, मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करना है। आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास में मौर्य जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा था और बहुत फेमस था। क्यों, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के नाम से। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते, इसीलिए इसको अलग से केवल 2 ही टॉपिक आपको डाला गया है आपके इसमें सिलेबस में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 2 ही टॉपिक आपको डाला गया है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो चलेगा, स्टार्ट करते। देखिएगा, तो हमारा टॉपिक सिलेबस में क्या दिया था, तो उसके जो इतिहास के बारे में दिया था। तो इतिहास में बहुत सारे राजा हैं, लेकिन हम सबको तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, ये राजनीतिक इतिहास पढ़ना है और उसके प्रशासक को, तो प्रशासक के ये वाला चैप्टर हम लोग टॉपिक पहले करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट प्रशासक है उससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे मेन था,
मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य एम्पायर का, तो उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। देखिएगा, चलिए ध्यान से सुनते जाइए, बस कहानी जैसे सुनिएगा। लास्ट में जब एमसीक्यू करेंगे तब आपका मजा आ जाएगा, आपको बनने लगेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या जानकारी है यहाँ उपलब्ध। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान रखिएगा, जहां गोरा लगा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे? चाणक्य, जिसका विष्णुगुप्त भी नाम था और कई नाम था, आगे देखेंगे। चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस यूनानी भी कहा जाता था। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिएगा, मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी पढ़ते हो घर में तो ऐसे ही क्वेश्चन बना पढ़ा करो। पहला क्वेश्चन बना है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की? 322 ईस्वी में। किसके सहयोग से की? गुरु चाणक्य के सहयोग से। किसकी हत्या कर की? तो घनानंद की हत्या कर की। ठीक है, क्योंकि तो आपको पता था ना, उनके चाणक्य गुरु थे, उसकी बेइज्जती कर दिए थे भरी सभा में। फिर ये अपने छोटे छोटे खोल के बोले थे कि मैं तुम्हारे से भी बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिखाऊंगा। फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आए। ठीक है, ऐसी कहानी आप लोग पढ़े होंगे उसको। ठीक है, अभी वही चीज़ देखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसकी हत्या की? तो धनानंद को हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो सेंड्रोकोटस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा, तो दो तीन लाइन से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके लेवल के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनानी लेखक प्लूटार्क, नाम याद रखेंगे, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, ऐसा मत व्यक्त किया है। जो यूनानी लेखक थे प्लूटार्क, इनके अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पास 6 लाख सेना थी और उसी 6 लाख सेना के बलबूते पूरे भारत को रौंद दिया था। ये बोला है प्लूटार्क ने। तो ये वाक्य याद रखिएगा, निम्न में से एक कथन किसका करके पूछ सकता है। ठीक है, आगे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की विशाल सेना को देखकर उसे डाकुओं का गिरोह कहा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं केवल वही पॉइंट को लेने की कोशिश किया हूँ जो आपको सीजी टेट के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की विशाल सेना को देखकर किसने चंद्रगुप्त को डाकुओं का गिरोह कहा? ये पूछता है। चंद्रगुप्त को किसने डाकुओं का गिरोह कहा? तो जस्टिन ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्टिन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा भाई, मैं बता रहा हूँ, बहुत फायदा होगा। अगला, यूनानी लेखक एप्पियानस, 3-4 लेखकों का नाम है, उसको ध्यान रखिएगा। एप्पियानस ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन किया है। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ था और संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। तो ये चंद्रगुप्त के विवाह की कहानी है। उसकी विवाह कैसे हुआ था? देखिए, पहले लड़ाई हुआ किसमें? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य। ठीक है, सेल्यूकस हार गया। ठीक है, अब हार गया तो क्या किया? अपने पुत्री का विवाह करवा दिया चंद्रगुप्त के साथ। ठीक है, तो इसके बारे में वर्णन किसने किया है? तो लेखक थे यूनानी लेखक एप्पियानस ने 305 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा, उसकी कहानी हो गई, शादी की कहानी। आगे याद रखिएगा, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त द्वारा 500 हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। अब देखिए, ये अपनी किसको दिया? बेटी को दिया ना। ठीक है, पुत्री को दिया अपनी, सेल्यूकस अपनी पुत्री को दिया। ठीक है, तो ये उसके बदले में ये क्या दिया? 500 हाथी दिया। उसके बदले में नहीं, मतलब गिफ्ट है, समझो, मान के चलो 500 हाथी उसको दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बना है कि मेगास्थनीस किसके दरबार में थे? तो किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एक क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, टू द पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एक भी सेकेंड आपका वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई टाइम पास वाला काम नहीं, केवल वही जो आपके एग्जाम में आए। तो मेगास्थनी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वो किसके राजदूत थे? तो वो एक सेल्यूकस के राजदूत थे। ठीक है, जो अपनी पुत्री के यहाँ भेजे थे, मान के चलो ये। ठीक है, उनकी पुत्री का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त से, वहाँ मेगास्थनीस को भेजा था, जा भाई तू वहाँ रहना, बताना, सब हाल खबर बताते रहना करके। इसी ने भारत के संबंध में इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने, जो कहाँ रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। ठीक है, इतनी बातें याद क्लियर हुई? मजा आ रहा है पढ़ने में? समझ में आ रहा है?
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय या मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ये भी पूछता है। मेगास्थनीज की जो पुस्तिका है इंडिका, नाम तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक, इंडिका, उसने मौर्य साम्राज्य को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। ठीक है, इतना डिटेल अगर आपके बुक में है या आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट, ऐसे एग्जाम में आ सकता है करके काम की चीज़ों को, तो आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो अभी भी समय है, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लोग वही चीज़ करा रहे हैं जो आपके लेवल का हो, आपके एग्जाम के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो उसकी राजधानी कौन थी? देख ले, शादी देख लिए, आक्रमण देख लिए, ठीक है, उसका वर्णन देख लिए, कौन से पुस्तक में है, राजदूत देख लिए कि कौन किसका राजदूत आया था। अब उसका राजधानी देख लेते, क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब अशोक पता है आपको, अशोक के जो महास्थान या महास्थान भी बोलते हैं इसको, ठीक है, से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में जैन आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर श्रवणबेलगोला चला गया था, जहां उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। चलेगा, समझ में नहीं आया ना? अब मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पॉइंट को समझ में आ गया होगा। तो चंद्रगुप्त का एक अभिलेख है, ठीक है, कौन सा अभिलेख का नाम क्या है? महास्थान। ठीक है, इसके एक और नाम क्या बोलते थे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बाकी अब यही याद रखिएगा, महास्थान अभिलेख। अब उसमें उल्लेख हुआ है, जो आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हो तो अब देखो उसका शादी देख लिए, कैसे आक्रमण किए, राजधानी देख लिए, सब। अब उसको मारा कैसे ये भी तो जानना है ना। तो देखो वो जब उसका जो बहुत युद्ध करने लगा तो उसके मन में आया कि नहीं, अब थोड़ा सा संन्यास लेना चाहिए। तो एक जैन आचार्य के पास गए, ठीक है, भद्रबाहु, इसको अपने गुरु बनाए, जैन आचार्य भद्रबाहु, और उन्हीं के प्रभाव में आ गए। उन्हीं के प्रभाव से आपको पता है कि जैन लोगों में एक विधि होती है, संलेखना विधि, जो खाना पीना सब त्याग देते हैं और अंत में अपना प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, तो उसी विधि को फिर वो अपनाए और कहाँ? श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए। ये उनकी मृत्यु की कहानी है पूरी। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीज़ें नाम याद रखिएगा। अशोक के महास्थान अभिलेख में आचार्य भद्रबाहु, जैन आचार्य भद्रबाहु, फिर इन्होंने संलेखना लिया, कहाँ लिया इन्होंने? श्रवणबेलगोला में। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऐसे पूरा एकदम ना सबको मिला जुला के पढ़ा करो, ताकि दिमाग से कुछ भी बाहर मत जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे समझाने का तरीका आप लोग को? ठीक है, इतना ही कहानी आपको समझाऊं, ठीक है, जितना आपके काम का हो। ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, चलेगा, अब ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। कौटिल्य, ये वही है कौटिल्य, ठीक है, जो उनके गुरु थे। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 आवश्यक तत्वों का वर्णन किया है। अब ये क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है, कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य में राज्य के कितने आवश्यक तत्वों का वर्णन किया था? तो कितने? 7 आवश्यक तत्व बोले थे कि ये सातों किसी राज्य के लिए बहुत जरूरी है बोले थे। तो क्या क्या जरूरी है? जिसको सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से पूछता है, कौटिल्य के अनुसार 7 आवश्यक तत्वों का जो वर्णन किया गया तो उसको किस सिद्धांत नाम से? तो सप्तांग सिद्धांत, याद रखिएगा। उसकी 7 प्रकृतियां हैं। पहला क्या क्या? एक स्वामी होना चाहिए, किसी भी राज्य की एक स्वामी होना चाहिए, एक अमात्य, ठीक है, मंत्री बोलते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये 7 चीजें किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है। ये चारों सातों याद रखिएगा। किन्हीं 4 को दे देता है और पूछ देता है कि इनमें से कौन सा है, सप्तांग सिद्धांत में शामिल है या नहीं है। क्वेश्चन सारे बनेंगे। मैं अभी अगला टेस्ट इसी का डलवाया हूँ आपके बैच में, तो मैं इन सभी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को निचोड़ के वहाँ क्वेश्चन रखूँगा आप लोग के सामने। तो जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े हैं रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ताकि आप थ्योरी यहाँ पढ़ रहे हो तो उसका आकलन, मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, वहाँ आप कर पाएँ। ठीक है, और हम लोग का बैच आज से लेकर पेपर तक चलता है। कोई शेड्यूल वाला काम नहीं है कि आपको पहले से बेवकूफ़ बनाने वाला ना। मैं वही चीज़ बोला हूँ, आज कोई ग्रुप में डाला भी था कि शेड्यूल टाइप पे करवाइए। शेड्यूल टाइप वाला काम नहीं है भाई हमारा। वो अभी CG टेट का कोई डाला था शेड्यूल, 1 महीने में रफा दफा 600-700 रुपये लेके 1 महीने में आपको निपटा देगा, ख़त्म। अब उतने फीस में हम आपका साल भर 1.5 साल तक जब तक पेपर नहीं हो तब तक करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन शामिल था? तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये 7 नाम याद रखिएगा। ये सातों किसी भी राज्य के लिए आवश्यक थे। कौन बोला था? कौटिल्य बोला था। ठीक है, समाहर्ता उत्तर भारत में प्रचलित प्राचीन भारतीय कृषिजन्य व्यवस्था एवं राजस्व संबंधित परिभाषिक शब्दावली में से एक शब्द था। तो ये पूछता है समाहर्ता, ध्यान दीजिएगा, समाहर्ता क्या है? तो ये एक ऐसा शब्दावली है
समाहर्ता शब्दावली एक ऐसा शब्दावली है जो उत्तर भारत में प्रचलित था और किससे संबंधित है, तो प्राचीन भारतीय कृषि जन्य व्यवस्था एवं राजस्व संबंधित से संबंधित है समाहर्ता। बस इतना ही याद रखिएगा, जिसका अर्थ क्या होता है, समस्त स्रोतों से राजस्व वसूल करने वाला। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट नोट्स आप लोग के सामने रखने की कोशिश किया हूँ, प्रैक्टिस बेस का नोट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समाहर्ता के बारे में पूछता है। इतना सारा चीज़ें मैं आपको समाहर्ता के बारे में बता दिया कि एक ऐसा शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है जो समस्त स्रोतों से राजस्व वसूल करता है, उसी को बोलते हैं समाहर्ता। उत्तर भारत में प्रचलित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए तो आप लोग। ठीक है, मेरे समझाने का तरीका आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने पूरा देख लिया। ठीक है, नोट्स नहीं मिलेगा, आप चाहो तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से नोट्स बनता है, एक ग्रुप में डालो तो आप लोग इधर उधर फॉरवर्ड कर देते हो और उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते, क्लास नहीं देखते, पढ़ते नहीं हो, तो कोई भी इसका पीडीएफ नहीं मांगेगा। ठीक है, मैं भले मौर्य साम्राज्य का और पीडीएफ में दूसरे जो होंगे उसको डलवा दूंगा, और ठीक है कोशिश करूँगा। बाकी इसको मत मांगिएगा, इसको आपको नोट्स बनाना होगा, आप बना लीजिए, 4-5 पेज में बन जाएगा, ख़त्म। आप कोरा पेज या कोई भी पेज उठा लीजिए बुक का, 4-5 पेज लिख लीजिए मेरे साथ, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको क्लास देखने के बाद आपको एकदम दिमाग में कहानी बस जाएगा। कई लोग बोलते हो सर समय नहीं मिल रहा है, आप पीडीएफ डाल दीजिए करके, उससे देख लेंगे, तो कोई मतलब नहीं है फिर आपकी तैयारी का। आप उससे बुक पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आप कुछ समय तक याद रहेगा, उसका भूल जाएंगे। लेकिन आप जब नोट्स बना के रखोगे तो आपको कहानी दिमाग में छपे रहेगा, जैसे मेरे दिमाग में छपा हुआ है। इसको हम लोग कई बार नोट्स बना बना के दिए हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग ने देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे इंपॉर्टेंट कौन है, बिंदुसार। दूसरे शासक है हमारे बिंदुसार। इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, अब चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आया बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त जो मेन था, स्थापना किया था, किसको हरवाया था, घनानंद को। घनानंद को हरवा के आया था चंद्रगुप्त को। ठीक है, और चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका बेटा कौन बना, बिंदुसार। ठीक है, बिंबसार नहीं, याद रखिएगा, कई लोग कन्फ्यूजन करते हैं, बिंबसार नहीं है ना, वो उसमें है सुंगवंश वाले में, ये बिंदुसार है। ठीक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटा का नाम बिंदुसार। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर यह भी बैठा बिंदुसार। यूनानी लेखक, विदेशी यूनानी लेखक अमित्रोचेटस को संस्कृत में रूपांतर अमित्रघात भी बोला जाता है, बिंदुसार के लिए उल्लेखित करते हैं। अब ये चीज समझ ध्यान दीजिएगा, अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता था ये पूछता है, तो याद रखिएगा बिंदुसार को। क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है, अमित्रोचेटस या फिर अमित्रघात, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, एक अमित्रोचेटस और अमित्रघात, ये दोनों किसके लिए यूज किया गया था, विदेशी जो यूनानी लेखक थे उन्होंने, तो बिंदुसार के लिए। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सीसेन कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, बिंदुसार में जो बिंदुसार को वायु पुराण में क्या बोला गया है, तो भद्रसार बोला गया है, जैन ग्रंथ में सीसेन। तो दो नाम आपको इसके और याद रखना है, क्या क्या नाम याद रखना है, भद्रसार और सीसेन। मैं एकदम सेलेक्टेड चीज़ें ही आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे और आप काटने की कोशिश करेंगे नोट्स बनाने में तो फिर दिक्कत आएगा। इतना चीज़ों का आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका नोट कर लीजिएगा, या फिर क्लास को दोबारा ऑन करके नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बिंदुसार के बारे में भी और चीज़ देखना है। बिंदुसार किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इसने एक नया समुदाय था उससे जुड़ा, किससे, आजीवक संप्रदाय। जैसे जैन होता है, बौद्ध होता है, आपको पता है चंद्रगुप्त थे वो जैन धर्म में गए और संलेखना लिए, लेकिन ये जैन में नहीं गया, बिंदुसार किस में गया, आजीवक संप्रदाय में गया। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था कौन, बिंदुसार, और उसके दरबार में एक आजीवक ज्योतिषी निवास करता था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में हुआ है। तो एक ग्रंथ का उल्लेख है दिव्यदान, ग्रंथ का नाम क्या है, दिव्यदान। उसमें उल्लेख हुआ है कि जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और इसके दरबार में एक ज्योतिषी निवास करता था जो आजीवक संप्रदाय का था। समझ में आ रहा है, मैं एकदम सिंपल साफ शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, इससे बेहतर कोई मौर्य आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, जो आपके काम का हो, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, फिर बिंदुसार के आगे देखते हैं। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ, 2 विद्रोह हुए। ठीक है, जो याद करना है आपको, 2 विद्रोह हुए थे बिंदुसार के में। आप चाहो तो इसको और शॉर्ट्स में नोट्स बना सकते हैं, एरो करके, बाकी कोशिश करें इतना शॉर्ट्स आपके पास होना चाहिए। पेपर के 2 दिन पहले आप इसको 2-3 पेज पलटो, मौर्य साम्राज्य आपका चुटकी में तैयार। इसके शासनकाल में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। अब इसके 2 बेटे थे,
देखिए हम लोग सबसे पहले देखें चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसका बेटा कौन देखे हम लोग, बिंदुसार। फिर बिंदुसार के दो बेटे हो रहे हैं, कौन कौन हो रहा है, सुसीम, पहला बेटा कौन हो रहा है, सुसीम, दूसरा बेटा कौन है, अशोक, ठीक है। सुसीम को पहले भेजा, फिर नहीं हैंडल कर पाया तो अशोक को भेजा। अब अशोक बढ़िया हैंडल कर लेगा, फिर उसको आगे राजा बन जाएगा वो, ठीक है। बिंदुसार के पुत्र अशोक ने अवंती को विजिट कर, अब जो दिक्कत कहाँ हो रहा था, कहाँ विद्रोह हो रहा था, अवंती में विद्रोह हो रहा था, तो विद्रोह के लिए भेजे। पहले सुसीम को भेजे, ये नहीं निपटा पाया तो अशोक को भेजे, तो ये जाकर उसको जीत लिया। अशोक गया, अवंती को जीत कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की पुस्तक, ठीक है, बुद्ध घोष की जो पुस्तक है समंत पासादिक में हुआ है। तो पहले आपको यही चीज याद रखना है, बुद्ध घोष की एक पुस्तक का नाम याद रखना, समंत पासादिक। इसमें ये सब उल्लेख हुआ है कि इसके दो बेटे थे, सुसीम और अशोक। तो दो विद्रोह हुए, उन दोनों विद्रोह को भेजने के पहले इसको भेजा सुसीम को, फिर अशोक को भेजा, फिर अशोक जाकर अवंती को जीत लिया, ठीक है। इसमें पूरा उल्लेख हुआ है, बुद्ध घोष की ये लेखक का नाम है, ठीक है। इसकी पुस्तक है समंत पासादिक, ठीक, समझ में आ रहा है, चलेगा। जो लेट में जुड़े होंगे ना, शुरू से एक बार फिर देख लीजिएगा ना, बीच में आप जुड़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप शुरू से देखेंगे तो इससे बेस्ट आपके लिए और एग्जाम के लिए बढ़िया क्लास नहीं होगी। अब आगे देखते हैं बिंदुसार से संबंधित। सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम ने डाइमेकस के तथा मिस्र के शासक टालेमी ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब देखो उसके में पढ़े एक तो कौन आएगा, मेगास्थनीज आया था, किसके में, चंद्रगुप्त मौर्य के में। याद रखना हर के में एक न एक आता है राजदूत। तो चंद्रगुप्त मौर्य के में आया मेगास्थनीज, बिंदुसार के में कौन आया था, तो डाइमेकस, ठीक है। और डाइमेकस को कौन भेजा था, एंटीओकस प्रथम ने, ठीक है। तथा मिस्र के टालेमी ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजे थे, दोनों मिल के भेजे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लिया हम लोग ने, सबसे पहले देखे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर उसके बेटे बिंदुसार के बारे में, फिर उसके दो बेटे हुए, दो बेटों का नाम क्या क्या था, सुसीम और अशोक। सुसीम तो हार गया, मतलब उपलब्धि नहीं ला पाया, अशोक उपलब्धि ला लिया। अब इसको राजा बना देते हैं अगला। चलिए तो अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, एकदम बढ़िया अच्छे से पढ़ें, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा, पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक बिंदुसार की संदिग्ध मृत्यु के बाद अचानक से बिंदुसार मर गया। अब पता नहीं चला कि वो अशोक मारा है कि क्या हुआ है, पता ही नहीं चला। अब भाई मर गया, ठीक है, कि एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया नहीं पता, ठीक है। संदिग्ध है मतलब उसकी मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं हुआ कि कैसे मरा, ठीक है। तो बिंदुसार की संदिग्ध मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक 269 ईसा पूर्व, ठीक है, इसको याद रखिएगा डेट 269 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। ये मगध नहीं होगा, मौर्य होगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी अभी तक हमारी क्या चल रहा था, पाटलिपुत्र था, ये ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। मौर्य होगा, मौर्य, ठीक है, कि उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। ये बैठा अशोक, कब बैठा, 269 ईसा पूर्व। राजगद्दी पर बैठने के दौरान वह अवंती का राज्यपाल था। तो आपको पता है कि इसको पहले क्या भेजे थे, वही दो विद्रोह हुआ था ना, तो अवंती को सुलझाने के लिए विद्रोह को भेजा था, तो अवंती को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और जैसे वो मिलाया था, वहाँ के राज्यपाल बना दिए थे उसको। बिंदुसार अपने बेटे को, अशोक को, वहाँ का राज्यपाल बना दिया था। तू जीत के लाया बेटा, तो तू संभाल करके, ठीक है, वहाँ राज्यपाल था। अब जैसा बिंदुसार मरा, तब इसको राजा बना दिए, ठीक। आगे, अशोक मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक था। तो ये पूछता है क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था, तो कौन था, अशोक, ठीक। आगे, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति मतलब वही जो लोगों में प्रचलित रहता है, ठीक है, जनश्रुति टाइप का। तो सिंहली अनुश्रुति, नाम याद रखेंगे, अनुश्रुति, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अब ये कहाँ कितना सही है क्या, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, बस इस सिंहली अनुश्रुति में बोलते हैं कि इसके, हम लोग ने पढ़े कि इसके दो बेटे थे, तो इसके दो बेटे नहीं थे, इसके 100 बेटे थे, किसके, बिंदुसार के, ठीक है। और उसके 100 बेटे में से दो का नाम उल्लेख मिला, ससीम और अशोक। तो अशोक ने ससीम के साथ ही 99 अपने भाइयों को मार दिया था और अकेले बचा, इसलिए उसको राजगद्दी मिला, ऐसा कहानी चलता है, ठीक है, ठीक। चलिए याद रखिएगा, जनश्रुति के अनुसार कौन सा, तो सिंहली जनश्रुति या अनुश्रुति, ठीक है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय और देवना प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय, ठीक है। उच्चारण देख लीजिएगा ना, उच्चारण में मत जाइएगा मेरे, ठीक है।
देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। इसके दो नाम याद रखिए, सबका नाम पढ़े हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़े, बिंदुसार को भी पढ़े, तो सबका नाम अलग अलग रहता है, उसको ध्यान रखिए करिए। देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, ये दोनों अशोक को बोला जाता है, ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन का नाम से जाना जाता था। तो अलग अलग नाम है, मैं अलग अलग नाम आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। पुराणों में क्या बोलते थे? अशोक वर्धन। अशोक के भाब्रू शिलालेख, भाब्रू नहीं है, भब्रू भी बोलते हैं, भब्रू भब्रू, ठीक है। अशोक के भब्रू शिलालेख में उनके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये भी पूछते हैं। भब्रूगढ़ शिला अभिलेख भी बोलते हैं, भब्रूगढ़ शिलाभिलेख भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उच्चारण यहाँ पे अलग हो सकता है, थोड़ा सा लिखा गलत है, भाब्रू भी बोलते हैं, भब्रू शिला भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसमें व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है अशोक के? तो भब्रूगढ़ शिलाभिलेख, ठीक है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से मौर्य शासक ने श्रीनगर की स्थापना की थी? ये पूछेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है, तो याद रखिएगा। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो अशोक ने। आगे, अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय की थी। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध, आपको पता है ना, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी को विजय कौन किया था? तो अशोक ने किया था। तो उसका उल्लेख किसमें और कब है? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का विजय किया था ये, और किसमें? 13वें शिलालेख में। तो ये पूछता है क्या कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में हुआ है? मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास पूरा देखिएगा। उसका MCQ भी करेंगे जब पूरा कंप्लीट सिलेबस करने के बाद, तब आपको मजा आएगा, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो पूछेगा कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में? तो याद रखेंगे 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है, ठीक है जी। चलेगा, आगे देखें। चलेगा, कलिंग विजय के बाद आगे देखेंगे। तो कलिंग विजय के बारे में आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था और उसका उल्लेख कहाँ है, आगे देखते हैं। तो देखिएगा, जब कलिंग युद्ध हुआ, ठीक है, तो अशोक ने 261 ईसा के कलिंग युद्ध के रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अब देखिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, आपको हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वो क्या ज्वाइन किया था, मतलब किससे प्रभावित हुआ? तो जैन से, ठीक है। दूसरा बिंदुसार, बिंदुसार किससे? आजीवक संप्रदाय, आजीवक। अब ये जस्ट अलग में जा रहा है, अशोक किस में जा रहा है? तो याद रखिएगा, अशोक किस में जा रहा है? तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया इसने। तो सभी का अलग अलग याद रखिएगा, ठीक है। तो नेटवर्क इशू हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कटेगा आवाज़। तो अशोक ने 261 ईसा के कलिंग युद्ध से रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वो ऐसा माना जाता है उसका जो कलेजा होता पसीज गया था कि युद्ध से इतने नरसंहार हुए, इतने लोग अपाहिज हुए, तो अब से मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, बोला, युद्ध सब छोड़ छाड़ के वो सीधा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ये उल्लेख है, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश, ये 3 नाम याद रखेगा। सिंहली अनुसूची, दीपवंश, महावंश के अनुसार निग्रोध में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसने किया? निग्रोध में। दिव्यावतान के अनुसार उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये नाम है ना, निग्रोध, में नहीं, ने होगा, ने, ठीक है। निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, किसके अनुसार? इन तीनों के अनुसार, सिंहली, दीपवंश, महावंश, ये बोलता है कि निग्रोध ने किया। और दिव्यावतान ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये कहाँ बोलेगा? तो ये बोलता है उपगुप्त ने किया। तो नाम याद रखेगा, निग्रोध कौन कौन बोला है? तो 3, सिंहली, दीपवंश, महावंश। और उपगुप्त इसने अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण कराया, ये किसने बोला है? किसमें उल्लेख है? दिव्यावतान में, ठीक है। आगे, मोगलीपुत्र तीस्क के संपर्क में आकर अशोक पूर्ण बौद्ध बन गया था। तो अंत में मोगलीपुत्र तीस्क के संपर्क में आया और वो पूर्ण बौद्ध बन गया था। इसी ने फिर वो कराएगा चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भेरी घोष याद रखेंगे ये वर्ड, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष, जिसको युद्ध नीति भी बोला जाता है, त्याग कर धम्म घोष अपनाया। तो यही है जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और भेरी घोष नीति को त्याग कर, जो युद्ध नीति होती है उसको त्याग दिया और धम्म घोष अपना लिया, ठीक है। अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश राज्य की सारनाथ में स्थित है। तो ये पूछता है अशोक का स्तंभ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ में स्थित है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख, जो पत्थर के बड़े बड़े शिलालेख होते थे उसको बोलते हैं प्रस्तर स्तंभ लेख, ठीक है। उसके अनुसार धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है।
जो प्रस्तर स्तंभ है उसको धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, बोला जाता है। जो अशोक का स्तंभ मिला है ना अलग अलग, ठीक है। मौर्य वास्तुकला के समय की भव्य और सुंदर कृतियां अशोक के पाषाण स्तंभ है। अब देखिए मौर्य काल हमको पढ़ना है, शासक के बारे में पढ़ना है, फिर वास्तुकला के बारे में पढ़ना है कि वहाँ जो जो बड़े बड़े बिल्डिंग थे क्या प्रसिद्ध थे। तो उस वास्तुकला में सबसे मेन प्रसिद्ध में क्या आता था, तो उस समय की भव्य और सुंदर कृति में क्या आता था, जो अशोक के पाषाण स्तंभ थे, जो पत्थर के जो स्तंभ बनाए जाते थे उसमें लिखे हुए रहते थे, ठीक है। इनको उसने अभिलेख में धर्म स्तंभ या धर्म थंभ कहा है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने हरमनी शासक डेरियस डारावन की तरह अपनी जनता को शिलालेखों या अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अशोक एक प्रथम भारतीय शासक था। ये पूछ सकता है वो कौन सा भारतीय शासक था जो अपनी जनता को शिलालेख अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करता था, तो कौन था, अशोक। और ऐसी कौन करता था, तो ऐसी कौन करता था, हरमनी शासक डेरियस, जिसको डारा प्रथम भी बोला जाता था, वो करता था। अपने जो जनता होती थी उनको संबोधित करना, कुछ भी चीज़ सीधा पत्थरों में लिखवा देता था, ठीक है। आगे देखते हैं। टोपरा और मेरठ के स्तंभ, अब अशोक के बहुत जगह मिले हैं, टोपरा भी मिला है, मेरठ में भी मिला है। वहाँ के जो स्तंभ थे उसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। जो अशोक के टोपरा अभिलेख या टेमरा अभिलेख भी बोलते हैं, मेरठ अभिलेख, इन दोनों को जो फिरोज शाह तुगलक थे वो उसको दिल्ली मंगवा लिया था। बोला कि अशोक का जो स्तंभ उसको लेकर आओ हमारे दरबार में, तो वहाँ ले गया था, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि इस शासक ने जो टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली मंगवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक याद रखेंगे। आगे, अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा याद रखिएगा। तथा इनकी प्रमुख लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी दोनों लिपि थी। इनकी प्रमुख लिपि क्या थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ठीक है। चलिए आगे देखते जाएंगे, ध्यान सुनते जाइएगा। क्लास लंबा हो रहा होगा लेकिन अगर आप इतना थ्योरी कर लेते हैं तो पर्याप्त है। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे तथा इनकी प्रमुख लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी थी। अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है जिसमें 24 तीलियां थी। जो आप लोग देखते हो ना अशोक चक्र बना होता है तो यहीं से लिया ना, धर्म चक्र का वर्णन करता है, 24 तीलियां थी। इसे अशोक चक्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि लॉयन कैपिटल, ठीक है, शेरों की राजधानी सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों पर चक्र उत्कीर्ण किए गए थे। तो उस समय भी हर जगह ये चक्र वाला उत्कीर्ण रहता था, जो भी आपके तिरंगे में भी है ना, ठीक है, अशोक स्तंभ वाला, ठीक है, 24 तीलियां रहती है उसमें, ठीक, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं काम की चीज़ें और जल्दी जल्दी देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में जो अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टेली पेंथर ने, नाम याद रखेंगे, टेली पेंथर। वो हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत जो भी पॉइंट है उसको लेने की कोशिश किया हूँ मैं। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बुक में खोजिएगा, नहीं मिलेगा, नहीं आपको थ्योरी में मिलता है। आप अभी जिस भी बुक से पढ़ के आए होंगे, बिना पढ़े तो आए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ लिए होंगे, दोपहर में टॉपिक डल गया था, तो है क्या ऐसा। ये सब टॉपिक अगर आपके बुक में कवर हो रहे हैं तो ठीक है, आप बढ़िया अच्छे से पढ़िए, और नहीं हो रहे हैं तो फिर अच्छे से बुक और खोजिए और नोट्स बना के पढ़िएगा, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, तो टेली पेंथर ने, याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस ने। कब पढ़ा था, 1837 में, ठीक है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, तो अशोक ने और क्या करवाया था, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने। कलिंग की राजधानी तोलसी थी, तो इन्होंने कलिंग को किसने जीता था, तो अशोक ने जीता था, बताया था ना, कलिंग को जीता। फिर कलिंग का युद्ध हुआ तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया, अशोक धर्म बोलता हूँ, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, अशोक ने, ठीक है। और फिर कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय, तोसली थी, ठीक है, चलेगा। अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया था, तो ये भी पूछा गया कई बार। ललित पत्तन नगर किस मौर्य वंश शासकों ने बसाया था, ठीक है, तो किसने बसाया था, अशोक ने। नेपाल में है ललित पत्तम नगर, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अशोक खुद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, अब इसको प्रचार प्रसार भी करना था, तो श्रीलंका भेजा था अपने बेटा महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को, याद रखें, पुत्र महेंद्र और पुत्री कौन थी, संघमित्रा। इन दोनों को कहाँ भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे, किसने, अशोक ने, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे,
कौशाम्बी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया था। जो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ है जिसे अकबर इलाहाबाद लाया था, जिसे अशोक ने स्तंभ लेख उत्तीर्ण करवाए थे। तो ये याद रखिएगा, बोलना ये चाह रहा है कि हम लोग ने दो और पढ़े। कौन कौन से पढ़े? टेमरा, ठीक है, और यहाँ पे पढ़े नहीं, ये वाला सबसे फर्स्ट लाइन में टोपरा और मेरठ। टोपरा और मेरठ नाम याद रखेंगे, टोपरा मेरठ। इसको कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। उसी प्रकार, ठीक है, जो कौशाम्बी स्तंभ को, इसको अकबर इलाहाबाद लेके आया था। तो ये पूछता है, दोनों को याद रखिएगा, अकबर इलाहाबाद लेके आ गया था, जिसको अशोक ने लिखवाया था। ठीक है, चलिएगा और देख लेते हैं थोड़ा पॉइंट। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। कौन? अशोक की बात कर रहे हैं ना। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। बराबर पहाड़ी, याद रखिएगा, इस पहाड़ी में बहुत चीज़ें बनवाए हैं। क्या क्या बनवाए, ध्यान दीजिए। बराबर की पहाड़ी पर आजीविकों के लिए अशोक ने कर्ण, देखिए ये तो खुद किसको मानता था? बौद्ध धर्म को, लेकिन इसके पिता कौन थे? बिंदुसार। वो किसको मानते थे? बराबर, सॉरी, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो उनके लिए भी इन्होंने निर्माण करवाया था। तो बराबर की पहाड़ी पर आजीवकों के लिए अशोक ने कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण कराया। तो झोपड़ियों के नाम पूछते हैं भैया, याद रखिएगा। ठीक है, अशोक के द्वारा बनाए गए आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा कौन कौन से हैं? तो कर्ण है, चौपार है, सुदामा है, विश्व झोपड़ी है। इतना याद रखिएगा, नहीं तो कई लोग इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि अशोक तो बौद्ध वाला है करके। नहीं, अपने पिता के याद में बनवा के दिया था। ठीक है, अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है लुम्बिनी। ठीक है, तो धार्मिक करों से मुक्त किसको किया था? तो पूछ देता है, किस स्थल को अशोक ने धार्मिक करों से मुक्त किया था? तो लुम्बिनी। अशोक का साम्राज्य कामरूप, असम को पहले क्या बोलते थे? कामरूप, तथा दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में विस्तृत था। तो असम को छोड़ दीजिएगा इधर, और दक्षिण भारत को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे भारत में अशोक का साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य विस्तृत हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अशोक की माता का नाम शुभ्रदांगी था। शुभदांगी, ठीक है, उच्चारण देख लीजिएगा। शुभदांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। तो ब्राह्मण की पुत्री, तो उसकी मम्मी मतलब ब्राह्मण थी, ये बताना चाह रही है। ठीक है, अशोक के द्वारा दो बड़े कानून, देखिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना छोड़ना ही नहीं है। अशोक के द्वारा दो बड़े कानून, क्या क्या? व्यवहार समता और दंड समता लगाए थे। दो इन्होंने कानून बनाए थे। कौन सा कानून? नाम बस याद रखिएगा, ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है। अशोक के द्वारा दो कानून बनाए गए थे, व्यवहार समता और दंड समता। ठीक है, असंधि मित्रा व कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। अब इसकी दो पत्नियों का उल्लेख हुआ है, तो इसकी दोनों पत्नियों का नाम याद रखिएगा, असंघिमित्रा और कारुवाकी। ठीक, कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। तो अब अशोक के एक पुत्र का नाम पता चला, तीवर। ओके, उसकी मम्मी कौन थी? कारुवाकी। ठीक है, अशोक की एक अन्य पत्नी नामदेवी। अब आपको पता है उस टाइम कई पत्नियां रहती थी, अब तीन पत्नी के नाम याद होगा, असंधि मित्रा, कारुवाकी और नामदेवी। नामदेवी से उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, और जिसको वो भेजा था श्रीलंका, महेंद्र पुत्र और पुत्री संघमित्रा। ये दोनों किसके पुत्र थे? तो ये पूछ देगा, तो ध्यान रखिएगा, नामदेवी के। अशोक की पत्नी नामदेवी, उसके एक पुत्र महेंद्र, एक पुत्री संघमित्रा, जो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जो बेटा और पुत्र, ठीक है, पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। इसको बार बार पूछता है, तो ये नया क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसके पुत्र थे, इनके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था नामदेवी। पिता तो वही थे अशोक, माता कौन थे? नामदेवी। ठीक है, और इनकी माता मतलब कहाँ की थी? तो विदिशा की थी, याद रखिएगा। और कौन से की थी? श्रेष्ठी की पुत्री थी, नाम याद रखिएगा, विदिशा के श्रेष्ठी। ये भी वहाँ के कोई राजा या कोई पंडित रहे होंगे, श्रेष्ठी की पुत्री थी, मतलब नामदेवी के पिता का नाम क्या थे? श्रेष्ठी। आगे, अशोक ने अपने शासन में 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। तो ये भी पूछता है, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन मिलेगा व्यापम में। ठीक है, क्षत्रिय लेवल पे। तो अशोक ने अपने शासन में 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी? बोध गया की। अशोक ने 20वें वर्ष, 10वें वर्ष कहाँ गया? बोध गया। 20 साल बाद में लुम्बिनी गया, और लुम्बिनी को कर मुक्त किया था, पढ़े ना, धर्म कर से मुक्त कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, 10वें साल में गया, बोध गया, 20वें साल में लुम्बिनी गया। अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण, बौद्ध है ना, बौद्ध नहीं, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध,
बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण भब्रुगढ़ शिलालेख मिला है। ठीक है, बैरट राजस्थान में प्राप्त शिलालेख है जिसमें अशोक स्पष्टता बुद्ध धम्म संघ और का वादन करता है, इससे पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अशोक का पहला भारतीय शासक था जिसने हकमनी पारसिक शासकों का अनुकरण करते हुए अपने जनता पदाधिकारियों को शिलालेख के माध्यम से संबोधित करने और आदेश जारी करते थे। जब पढ़े हम लोग ऊपर, इस चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला भारतीय शासक था जो अपने जनता को संबोधित करने के लिए किसका उपयोग करता था, तो शिलालेखों का माध्यम से उपयोग करता था, आदेश जारी करता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये लास्ट है, थोड़ा सा बचा है, फिर कल करेंगे प्रशासन को। राज्याभिषेक से संबंधित, अब देखिए इनके राज्याभिषेक के संबंधित मास्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो जो मास्की लघु शिलालेख है जो इसके राज्याभिषेक के बारे में बताता है, उसमें अशोक ने स्वयं को क्या बोला है, बुद्ध शाक्य बोला है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे 1750 ईस्वी में टेलीपेंथर ने अशोक के स्तंभ लेखों की खोज की थी। तो ये पढ़ चुके हम लोग, किसने अशोक के स्तंभों की खोज की थी, तो टेलीपेंथर ने। मौर्य वंश में अशोक के बाद इसका पुत्र कुणाण, ठीक है, कुणाण शासक बना। अशोक के बाद इसका पुत्र कौन बना, कुणाल भी बोलते हैं, कुणाल भी बोलते हैं, इसको उच्चारण देख लीजिएगा, कुणाल भी बोलते हैं। ठीक है, कुणाल इसका शासक बना। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त थे। उसके सेनापति ने हत्या कर दी। ठीक है, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग ने पूरा मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट थे पढ़ लिए, बीच के जो हैं उसको नहीं पढ़ना, जैसे ये कुणाल के बारे में नहीं पढ़ना है, कुणाल के बारे में। ठीक है, लास्ट में याद रखिएगा इसके अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त, नाम बस याद रखिएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। उनके सेनापति ने इसकी बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो मौर्य के बाद कौन सा आएगा, शुंग वंश। तो ये मौर्य साम्राज्य में जितने भी प्रशासक थे जिससे क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोग ने कर लिया। कल की क्लास में हम लोग करेंगे आगे इसको, 2 क्लास इसीलिए मैं रखा था। कल कोशिश करेंगे मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको कवर करेंगे कल। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। आपको समझ में आया है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, कि और इससे डिटेल पढ़ाना पड़ेगा, कि सफिशिएंट आप लोग सेटिस्फाई हैं इतना से। ठीक है, और अगला क्लास चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं फिर MCQ में आ जाऊँगा। आप लोग के बोलने के कारण ही आज थ्योरी क्लास कराया हूँ। थ्योरी क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो कल क्लास और होगी। कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइएगा क्लास अच्छा लगा कि नहीं, और कल क्लास चाहिए कि नहीं। इसका पार्ट 2, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का 2 पार्ट में ख़त्म होगा ये। ठीक है, आज लगभग 42-43 मिनट हो गया, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्लास, क्योंकि नोट्स भी आपको बनाने बोला हूँ। जिन लोग भी सीरियस होंगे बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेते हो तो मुश्किल से 5-6 पेज में बन जाएगा मौर्य साम्राज्य, 5-6 पेज में। और ये आपके शॉर्ट नोट्स जैसे रहेगा, जब पेपर रहेगा उससे पहले आप 2-3 बार ऐसे पलटाओगे, 10 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। बुक से नहीं पढ़ सकते ना, बुक में तो हर चीज़ें रहती है, तो कहाँ से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ने देखा इकाई 3 के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ऐसे गुप्त साम्राज्य को भी कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। और साइंस के भी क्लास होंगे, परेशान नहीं होना है, साइंस वाले भी, इसको भी जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर सब सब्जेक्ट होगा धीरे धीरे। जिन लोग भी हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो जुड़ जाइए। 699 आपका सहायक शिक्षक का है, शिक्षक का 799 रुपीज़ है, सहायक शिक्षक और शिक्षक का 1299। ठीक है, ये 3 बैच अभी हम लोग के चल रहे हैं। कोशिश क्या करें कि 1299 में करवा लीजिए। अगर आप किसी एक बैच में हैं तो दूसरे में अपग्रेड करवा लीजिए, और लगातार तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है थ्योरी आप कितना भी पढ़ो, मैं जितना थ्योरी पढ़ाया हूँ, अगर आप इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं बता भी दिया हूँ इसमें ये बन सकते हैं, लेकिन उसका आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी है भाई। और लाखों रुपये खर्चा करके DED BED किए हैं आप, तो ये 200-400-500 रुपये को नहीं देखना है। हम पर विश्वास कीजिए, हम आपके साथ हैं, पूरा आपके ज्वाइनिंग तक साथ देंगे। ठीक है, तो बस यही आपसे एक बार फिर से आग्रह है, बार बार पछतावे से बेहतर है जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए। ये डेमो देख लीजिएगा, जुड़ जाइएगा बैच से। ठीक है, और इसको अपने WhatsApp स्टेटस में शेयर कीजिए सभी लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, शेयर जरूर करिए।